हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है लॉकडाउन। शाम के 5 बज चुके थे। सभी फैक्ट्री का हुटर बजते ही मजदूरों ने धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिया। राम खेलावन भी गेट से बाहर निकल आया। तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने फ़ोन जेब से निकाला तो देखा कि बिहार में उसके घर से फ़ोन आया था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी 6 बरस की बेटी विद्या की चहकती हुई आवाज़ थी। हेलो पापा, घरे का बाबू। उसी तवा हमनी के अपन घर में टीवी नाही देखन देती। जब घरे आवा तो हमनी के बहुत बड़ा सा टीवी लेके आई। अच्छा, तो हमार बिटिया को टीवी चाहिए। हम जब आबू त तोहार वास्ते जरूर टीवी लेके आई। बिटिया तनी फोन अपनी मम्मी को देई। राम खेलावन ने प्यार से विद्या को कहा। विद्या ने तुरंत फोन अपनी माँ को पकड़ा दिया। विद्या की माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए फोन विद्या के हाथों से ले लिया। हेलो, कैसन बा? कब आबू? तोहार बिटिया बहुत परेशान करत बा। उसने धीमी आवाज में कहा। हम जल्दी आइन की कोशिश करी। तुम बिटिया का ख्याल रखी। कोरोना बहुत फैलत बा। घर से बाहर ना जाई। माँ बाबूजी का भी ख्याल रखी। और सुना, बोल दे हा हम उकरे दोनों लगन के पाए लागन बोलत बा। कहकर राम खेलावन ने फोन काट दिया। बाप चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन उसके लिए उसकी बेटी राजकुमारी होती है और वह उसके सारे सपने पूरे करना चाहता है। राम खेलावन को याद आया कि अभी 2 दिन पहले उसका सुपरवाइजर अपना पुराना टीवी बेचना चाहता था। सो अगले दिन उसने सुपरवाइजर को उचित दाम देकर विद्या के लिए टीवी खरीद लिया। लेकिन तभी खबर आई कि कोरोना के कारण सभी फैक्ट्रियां तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। सभी लोग अपने घरों में दुबक गए थे। फैक्ट्रियों पर ताले जड़ गए थे। लॉकडाउन की अवधि समाप्त होते ही दोबारा उसको बढ़ा दिया जाता था। धीरे धीरे लोगों का खाने पीने का सामान और पैसे भी खत्म होने लगे। आखिर मिल मालिक भी कब तक बिना काम के इतने लोगों का बोझ उठाते। वे तो मिल मजदूरों की बकाया राशि भी चुकाने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर सरकार लोगों को जहां है वहीं रहने की हिदायत दे रही थी। सरकार का यह वायदा था कि वह उन्हें घर पर ही चावल और गेहूं मुहैया करा देगी। लोगों का यह कहना था कि केवल चावल और गेहूं से ही काम नहीं चलता। जब बाकी परचून का सामान नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा। इस बारे में सोचकर कुछ संस्थाएं सहायता के लिए आगे आई। उन्होंने लोगों को घर घर सामान भी पहुंचाया। लेकिन कई संस्थाओं के कार्यकर्ता ही कोरोना ग्रसित हो गए। धीरे धीरे संस्थाओं के कार्य भी बंद होने लगे। लोगों को यह लगने लगा यहाँ प्रदेश में रहकर उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ दिन बाद ही बिहार और यूपी के लोगों का सामूहिक पलायन शुरू हो गया। सब लोग अपना सामान बांधकर अपने गांव की ओर जाने को बेताब होने लगे। लोगों को लगने लगा अगर महामारी में मरना भी है तो आखिरी समय में क्यों न वह अपनों के करीब हों। राम खेलावन की बस्ती के लोगों ने भी रात को एक गुपचुप मीटिंग की और सुबह देश के बिहार राज्य में अपने अपने घर जाने के लिए निकलने का फैसला किया। रात को राम खेलावन ने एक पुराने से कपड़े में अपना टीवी बांधा और एक संदूक में अपने कपड़े एवं कुछ सामान भरकर सुबह गांव निकलने की तैयारी करने लगा। तड़के ही वह और उसके गांव के कुछ लोग पैदल ही बिहार के लिए निकल पड़े। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोका, लेकिन कुछ समय बिठाकर उनको छोड़ दिया गया। वह सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दोपहर तक वह लुधियाना से कुछ किलोमीटर आगे पहुंच पाए थे। उनके पैर थकने लगे और भूख भी सताने लगी। रास्ते में सभी ढाबे बंद थे और कई दिनों से घर रहने की वजह से उनका खाना पीने का सामान भी समाप्त हो चुका था। उनको यह एहसास हो गया था कि वह शाम तक हरियाणा बॉर्डर भी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही कुछ दूर चलते चलते उन्हें एक पीछे से ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही ट्रक उनके समीप पहुंचा, उन लोगों ने उसे रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर ने जब देखा तो उसने ट्रक रोक लिया। उन्होंने ड्राइवर से उनको आगे तक छोड़ने की गुहार लगाई। ड्राइवर ने कुछ पैसे लेकर ट्रक का पिछला हिस्सा खोल दिया और सबको ट्रक में बिठा लिया। राम खेलावन भी टीवी को अपनी गोद में रखकर संदूक के ऊपर बैठ गया। ट्रक के स्टीरियो में बज रहे एक भोजपुरी गाने में राम खेलावन धीरे धीरे खोता चला गया। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। अभी ट्रक कुछ दूर ही पहुंचा था कि अचानक कुछ जोर सा सुनाई देने लगा। जोर जोर से आने वाली आवाजों के कारण राम खेलावन की तंद्रा भंग हो गई। उसने बंद ट्रक से एडी उठाकर देखा तो कुछ पुलिस वाले हाथ में डंडे लिए ट्रक के पिछले गेट पर आ गए। उन्होंने ड्राइवर से बोलकर गेट खुलवाया और सब पर लाठियां बांधनी शुरू कर दी। लोग ट्रक से छलांग लगा लगा कर इधर उधर भागने लगे और इसी अफरा तफरी में राम खेलावन के हाथों से टीवी छूटकर गिर गया और उसका कांच पूरी सड़क पर फैल गया।
राम खिलावन को लगा जैसे कांच नहीं, उसके जिस्म का कोई हिस्सा टूटकर बिखर गया हो। कांच के हर टुकड़े में उसे अपनी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था और एक ही आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, पापा आप जब आओ मेरे लिए बहुत बड़ा सा टीवी लेकर आना। उसने झुककर कांच को समेटने की कोशिश की तो एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया। पुलिस और लोगों के शोर से अधिक कोलाहल उसके मन में चल रहा था। उसे बाहर का शोर भीतर के शोर के कारण सुनाई ना दिया। पुलिस ने ट्रक वाले को भगा दिया और इन्हें भी लौट जाने को कहा। राम खेलावन इन्हें झुंड में सबसे पीछे चलता हुआ बार बार मुड़कर टीवी को देखता रहा। ये लोग कुछ दूर वापस मुड़ गए और रात होने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे रात गहराने लगी। रात होते ही लोगों ने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। टीवी के टूटने से राम खेलावन काफी आहत हो चुका था। ऊपर से भूख प्यास के कारण उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। सभी लोग अलग अलग दिशाओं में खेतों के रास्ते से आगे बढ़ने की सोच रहे थे। ऐसे ही चलते चलते वह हरियाणा के भीतर प्रवेश कर गए। लुधियाना से चलते हुए तो यह काफी बड़ा समूह था, लेकिन अब लोग अलग अलग दिशाओं में बंटने लगे और समूह छोटे होते चले गए। राम खेलावन चुपचाप सिर पर संदूक रखकर आगे बढ़ रहा था। रात में कोई लघु शंका के कारण तो कोई चलने में असमर्थ होने के कारण पीछे छूटता चला गया। उसे पता ही ना चला कब वह बिल्कुल अकेला हो गया। खेतों से होता हुआ सुबह तक वह अंबाला पहुंच गया था। वहां भी पुलिस का वही हाल था। दूर से ही चेक पोस्ट देखकर वह एक गली की ओर मुड़ गया। पुलिस का एक रूप वह देख चुका था, इसलिए दोबारा सामने करने की हिम्मत ना हुई। गली में उसे एक किराना स्टोर दिखाई दिया जो कुछ समय के लिए लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए खुला था। वहां से कुछ खाने पीने का सामान ले लिया। कुछ देर में वह बाहर हाईवे पर आ गया। चलते चलते उसे यूं लगा रहा था जैसे उसका अतीत उसके पांव के नीचे आ गया और वह अपने बीते जीवन की यादों में खोता चला गया। जब से उसने होश संभाला था तो उसके पिता राम सहाय को गांव के एक जमींदार के यहाँ खेत में मजदूरी करते देखा था। पिता को जो भी पैसे मिलते उससे 3 सदस्यों के परिवार का गुजर बसर हो जाता था। परिवार में राम सहाय, उसकी पत्नी और इकलौता बेटा राम खेलावन था। जब राम खेलावन 16 बरस का हुआ तो उसका विवाह लक्ष्मी नाम की लड़की से कर दिया। लक्ष्मी दुल्हन बनकर घर आ गई। वह दोनों सब अभी विवाहित जीवन के मायने नहीं जानते थे। लक्ष्मी को दोबारा उसके मायके भेज दिया गया और 2 साल बाद उसका गोना होने पर वह वापस ससुराल आई। तब तक राम खेलावन भी कुछ समझदार हो चुका था। 1 साल बाद लक्ष्मी के गर्भवती होने का समाचार आया। परिवार बढ़ने लगा तो राम सहाय को खेत में मजदूरी करके गुजर बसर करना मुश्किल लगने लगा। एक दिन खबर आई कि अंबाला के पास सड़क बनने का काम शुरू होने वाला है, इसलिए सरकार को वहाँ मजदूरों की जरूरत है। सो राम सहाय बिहार से अंबाला आ गए। कुछ समय बाद उनको राम खेलावन के पिता बनने की सूचना मिली। धीरे धीरे खर्चे बढ़ने लगे, लेकिन राम सहाय ने राम खेलावन को भी काम करने के लिए अंबाला बुला लिया। राम खिलावन आ तो गया, लेकिन उसका सड़क मजदूरी में मन नहीं लगता था। सो उसके पिता ने ठेकेदार से कहकर उसे लुधियाना की एक मिल में लगवा दिया। सड़क का काम पूरा होने पर मजदूर खाली हो गए। राम सहाय के पास अब काम ना बचा। राम खेलावन ने अपने पिता को यह कहते हुए बिहार वापस भेज दिया, बाबूजी अब आपकी अवस्था नहीं कि आप मेहनत मजदूरी करो, आप तुरंत घर लौट जाइए। मैं यहाँ पर इतना तो कमा लेता हूँ कि आपका और परिवार का पेट पाल सकूँ। राम खेलावन ने पिता के कंधे पर हाथ रखकर कहा। धीरे धीरे धूप बढ़ रही थी और सड़क तपने लगी। राम खेलावन के पैर जलने लगे तो वह अतीत की यादों में वापस निकल आया और उसे याद आया कि ट्रक में हुई घटना के कारण उसकी चप्पल भी वहीं छूट गई थी और वह नंगे पैर चल रहा था। सड़क के गर्म होने से राम खेलावन के पैरों में हल्के हल्के छाले पड़ने शुरू हो गए। उसने इधर उधर देखा तो सड़क पर एक पुराना टायर पड़ा था। उसने टायर को चाकू से काटकर पॉलीथीन की मदद से पैरों पर बांध लिया, फिर आगे बढ़ने लगा। हर कोई अपने तरीके से आगे चलता चले जा रहा था। हर किसी को अपनी पड़ी थी, कोई खेतों से तो कोई गलियों से और कोई पुलिस की मार बर्दाश्त करके आगे घर की ओर बढ़ जाना चाहता था। कुछ समय चलते हुए उसे 3-4 लोगों का झुंड दिखाई दिया। पास पहुंचने पर उसने देखा कि यह लोग उसके गांव के थे जो अंबाला में मेहनत मजदूरी करने आए हुए थे। अरे ओ राम खिलावन, का हाल बा? झुंड में से एक आदमी की आवाज आई। राम खिलावन ने देखा उसके गांव का व्यक्ति पन्ना था, जो उसे देखकर राम खिलावन के उदास चेहरे पर एक पल के लिए चमक आ गई। परदेश में कठिन हालातों में जब कोई जान पहचान वाला मिल जाता है तो इंसान एक बहुत बड़ा सहारा लगने लगता है। अरे ओ पन्नवा, तुम यहाँ क्या कर रहे भैया? राम खेलावन ने पन्ना को गले लगाते हुए पूछा। ना ना राम भैया,
गले ना लगाओ बा। हम सुना ई कोरोना कीड़ा गले लगत ही शरीर में धस जाई, 100 आदमी के मार दई। पन्ना ने राम खिलावन को दूर झटका देते हुए कहा। इस बात पर सभी हंसने लगे। भारी माहौल कुछ समय के लिए अपने लोगों से मिलकर हल्का हो गया, लेकिन चेहरे की उदासी एक दूसरे से छिपी न थी। धीरे धीरे सांझ ढलने लगी और सबने वही किसी सुनसान जगह पर छुपकर रात बिताने का फैसला किया। सभी ने आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके अलाव जलाया। कुछ लोगों के पास जरूरत का सामान दाल चावल था। लोगों की संख्या के अनुसार दाल चावल देगची में चढ़ा दिए और सभी अपना अपना अनुभव बताने लगे। अरे विश्वास, तोहर का हलवा, तुम अम्बाला का करत रहे? राम खेलावन ने टोली में से एक नवयुवक से पूछा। कछो नहीं भैया, हम तो अभी बिहार से आए, जैसन पहुँचे लॉकडाउन लगल बा त हम सोची वापस गांव के चला। नवयुवक ने उत्तर दिया। अरे राम खेलावन, धीरजवा का हाल बा? किसी ने राम खेलावन से पूछा। अरे भैया ना पूछई, ओकरे संगता बहुत बुरी बनी। गांव जावे के टाइम ओकरी जोरू पेट से रही, ओका रास्ता में ही दर्द उठ गवा और रोड के किनारे बचवा हुई गवा। ऊ त भला हुई एक दयालु महिला के जाउन पास से गुजर रही और नाल वाल काटी। वो महिला पास ही रहत रहीन। वही महिला धीरजवा की जोरू के अस्पताल ले जाके भर्ती की हिन और 2 दिन बाद जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो 3-4 दिन अपने घर रखीन और फिर कपड़े खाना दे के उकरा के विदा किया। राम भला करी हूँ औरत का। झुंड में से उकड़ू बैठे एक दुबले पतले व्यक्ति ने कहा। भगवान ऐसा ही नहीं गरीब की लाज रखी, पर भैया घिसवा के साथ तो बहुत बुरा होइल बा। धीरज के पास तो जैसे सभी बिहारियों का वही खाता था। का भाई लोगरा के? राम खेलावन ने आश्चर्य से पूछा। का बताई, उस सड़क पर अपने परिवार संगे पैदल जा रही, पीछे से एक दारूबाज ट्रक ड्राइवर धक्का मार दई। ओकी महतारी और बबुआ सड़क पर ही मर गई, धीरज ने बताया। राम राम। राम खेलावन ने आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे भैया काका बताई, उर ना जाने और काका होई। ई ससुरी बीमारी बहुते की खराब बा, टोली में से एक बुजुर्ग मजदूर ने कहा। अगले दिन सुबह सब लोग पैदल निकल पड़े, लेकिन जगह जगह उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ता। कुछ लोग अपनी साइकिल पर भी जाते दिखाई दे रहे थे। इसी तरह संघर्ष करते हुए पानीपत के बॉर्डर तक आ पहुंचे, लेकिन उनके खाने पीने का सब सामान खत्म हो चुका था और वे भूखे प्यासे आगे बढ़ते रहे। इसी बीच टोली में से एक मजदूर अचानक सड़क पर गिर गया और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। कुछ लोग उसके पास रुक गए और बाकी आगे बढ़ गए। लोगों में एक संवाद कम होने लगे और धीरे धीरे रास्ते में सब लोग बिछड़ते चले गए, लेकिन राम खिलावन निरंतर आगे बढ़ते जा रहा था। उसकी आंखों के सामने कभी पत्नी लक्ष्मी और कभी बेटी विद्या का चेहरा तैरने लग गया और उसकी चाल और तेज हो जाती। कभी कभी वह थक कर हंसते हुए कुछ पल सड़क के किनारे बैठ जाता। उसकी भूखी प्यासी निगाहें रास्ते में कुछ खोजती रहती। तभी सड़क के किनारे पानी से भरी एक बोतल देखकर उसकी जान में जान आ गई। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं किसी कोरोना पीड़ित व्यक्ति का तो नहीं है, लेकिन प्यास से उसका इतनी हावी थी कि उसे प्यास रहने से अधिक बीमार होना स्वीकार था। का करी, मर जाई तो मर जाई, ये जिंदगी से तो अच्छा, पर प्यास बर्दाश्त ना हुई। अब उसने मन मन में सोचा और पानी की बोतल मुंह से लगा ली। इसी तरह बढ़ते हुए वह दिल्ली के भीतर प्रवेश कर चुका था, लेकिन यहाँ तक आते आते उसके सब पैसे खत्म हो चुके थे और अब उसकी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही। अपने कपड़ों के संदूक का बोझ भी सहन करना उसके लिए मुश्किल हो चुका था, तो वह भी रास्ते में छोड़ आया। भूख से निढाल और थके हुए मजबूर राम खिलावन के पास अब ना तो पैसे बचे थे, ना सामान और ना ही आगे बढ़ने की हिम्मत। अब उसके पास दिल्ली की किसी लाल बत्ती पर हाथ पसारने के अलावा और कोई चारा न था और यहाँ भी इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे। भूख से निडाल राम खिलावन सड़क के पास बने एक पुलिया पर बैठ गए। उसको घर की याद सता रही थी, लेकिन घर अभी भी हजारों किलोमीटर दूर उसकी पहुंच से बाहर था। पता नहीं वह कभी अपनों से मिल भी पाएगा या नहीं, यही सोच उसको परेशान किए जा रही थी। तभी लाल बत्ती पर एक गाड़ी रुकी जिसमें बैठे 2 लोग आपस में बात कर रहे थे कि विदेशों से लोगों को निकालकर सरकार हवाई जहाज के रास्ते हिंदुस्तान ले आई। राम खिलावन के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। विदेश में फंसे लोगों को तो सरकार निकाल कर ले आई, लेकिन जो अपने ही देश में फंसे हुए उनका क्या? इस तरह था महामारी की पहली लहर का वह दौर। ना जाने कितने लोग रास्ते में मर गए, कितने बच्चे दूध के अभाव में भूखे तड़पते रहे। रेल की पटरियों पर सोने वाले कितने मजदूर गाड़ी के नीचे आकर कट गए। बस अड्डे पर भीड़ के कारण लोगों की जमा पूंजी चोरी हो गई थी। कितने ही घर के पास पहुंचकर क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिए गए।
और कुछ लोग तो कभी भी अपनों के घरों पर को लौट ही ना सके। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।